हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी इसको आगे लेकर चलेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ दिस चैप्टर, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें आगे का चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो सम ऑफ दीज बेसिक कंसेप्ट, द फर्स्ट थिंग इज़ द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सो व्हाट इज़ एसेट? सरकार की परिसंपत्ति किसे कहते हैं? परिसंपत्ति में वो सारी वस्तुएं या प्रॉपर्टी आती है जो जिसे गवर्नमेंट कभी भी मनी में कन्वर्ट कर सकती है, और या हम कह सकते हैं उसको रियलाइज्ड कर सकती है। सो अ प्रॉपर्टी और अ थिंग विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट विच इट कैन रियलाइज इन नियर फ्यूचर और कन्वर्टेड इन द नियर फ्यूचर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको सरकार बाद में मुद्रा में कन्वर्ट कर सकती है? सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? तो आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली एयर इंडिया, जो भारत की जो विमानन कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट विनिवेश करने की सोच रही है। तो पीएसयूज में विनिवेश करने की सोच रही है। तो गवर्नमेंट जब इसके शेयर, जो पब्लिक सेक्टर में टेकिंग है, उनके शेयर बेचती है तो गवर्नमेंट को इससे इनकम मिलती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट का एसेट थी और इनको बेचकर गवर्नमेंट को इनकम मिली। सो इसी तरह ऐसे बहुत सारी, जैसे डैम्स, रोड्स, दीज आर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली द schools, government schools, government hospitals, then the loan given to the other countries by government of India। अगर सरकार किसी को ऋण देती है तो वो भी सरकार की क्या परिसंपत्ति है, क्योंकि उससे बाद में गवर्नमेंट को इनकम मिलने वाली है। वो लोन उसे वापस करना पड़ेगा उस कंट्री को जिसको गवर्नमेंट ने दिया है। सो एंड सिमिलरली द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सेकेंड थिंग इज द लायबिलिटी, देनदारी। सरकार की देनदारी किसे कहते हैं? देनदारी मीन्स जिसे गवर्नमेंट को बाद में पे करना है। देनदारी कब होती है? जब हम किसी दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं। तो जब हम किसी से लोन लेते हैं, किसी दूसरे देश से या विदेशी किसी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से, मौद्रिक संस्था से, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो हमारे देश की देनदारी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर यदि गवर्नमेंट जो लोन लिया है अगर उसे वापस करती है या उसका कुछ पार्ट वापस करती है तो गवर्नमेंट की इससे देनदारी कम होती है। सो दीज आर इट्स एग्जांपल्स। सो इट इज़ फॉरेन डेट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। सो government liability increases if it take the foreign debt, but its liability decreases if it pay back the foreign debt। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाती है अगर वो फॉरेन का जो लोन है वो वापस कर देती है। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बजट। तो ये दो चीज़ें, एसेट और लाइबिलिटी, हमने पढ़ी बजट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सो वर्टिकली इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपके अकाउंट जो हैं दो भागों होते हैं, उसे क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट मतलब रिसीट्स और डेबिट मतलब पेमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन इज़ द बजट रिसीट्स। इसको वर्टिकली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। बजट रिसीट्स, तो बजट रिसीट्स में वो सारी की सारी मॉनेटरी रिसीट्स आती हैं, मौद्रिक प्राप्तियाँ आती हैं सरकार की इसके अंतर्गत। और दूसरा पार्ट होता है बजट एक्सपेंडिचर। सो बजट एक्सपेंडिचर में सरकार जहाँ जहाँ पर खर्च करती है वो सब आएंगे। तो बजट रिसीट कौन कौन सी होती हैं, बजट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा मिलता है और कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बोथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो बजट रिसीट्स हैं और बजट एक्सपेंडिचर हैं, इनको फर्दर हम दो भागों में बांट सकते हैं। सो बजट रिसीट्स दो प्रकार का होता है। एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स और दूसरी होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनदर वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बजट प्राप्तियां दो प्रकार की, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। सिमिलरली बजट व्यय भी दो प्रकार का, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। वर्टिकली हमने देखा कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन इसे हॉरिजॉन्टली भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक पूंजीगत और एक राजस्व। तो इसलिए हॉरिजॉन्टली इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा पूंजीगत बजट और दूसरा होगा राजस्व बजट। सो रेवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बजट को हॉरिजॉन्टली।
अब हमें पता है रेवेन्यू बजट में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में क्या आएगा, कैपिटल बजट में आएगा कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. So revenue budget have two parts, the revenue expenditure and revenue receipts. Similarly, capital budget also having two parts, the capital expenditure and the capital receipts. So this is how horizontally we can classify the budget. So let's understand one by one the meaning of these four terms. Number one is the capital receipts. पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं? तो पहले हम कैपिटल बजट ले लेते हैं. तो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं. तो कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स ऑफ इट. कैपिटल रिसीट्स पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, बढ़ती है, या उसके असेट्स में कमी आ जाती है, उसकी परिसंपत्तियों में कमी आती है, या उसकी लायबिलिटी बढ़ती है. रिमेंबर, दोनों में से एक चीज होती है, दोनों चीज नहीं होती. जब भी सरकार को कोई रिसीट प्राप्त होगी, कैपिटल रिसीट प्राप्त होगी, तो या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या असेट्स कम होंगे. दोनों में से एक चीज होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी. जैसे फॉरेन डेट. फॉरेन डेट यदि विदेशों से ऋण लिया जाता है तो इससे क्या होगा? यस, यू आर राइट, इससे लायबिलिटी क्रिएट होगी. असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली इट क्रिएट द लायबिलिटी. सो फॉरेन डेट इट क्रिएट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट. रिमेंबर, दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, दोनों चीजें नहीं. ये याद रखना है आपने. सो अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सो disinvestment in public sector undertaking, it will reduce the assets of the government. यदि विनिवेश होता है पब्लिक क्षेत्र की इकाइयों में, यानी पब्लिक सेक्टर इकाइयों के शेयर्स बेचे जाते हैं या उन कंपनीज को ही बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, तो इससे गवर्नमेंट्स के असेट्स में कमी आएगी. ओके, सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टर्म, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स. सो कैपिटल रिसीट्स हमने देखी, अब रेवेन्यू रिसीट्स. सो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? सो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द असेट्स ऑफ इट. सरकार की ऐसी रिसीट्स जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उसके असेट्स कम होते हैं. और मैं बोल रहा हूं हिंदी वाला, यानी ये दोनों ही चीजें नहीं होती, ये दोनों ही चीजें नहीं होती. कैपिटल रिसीट्स में दोनों में से एक चीज होती है, लेकिन यहां पर ये दोनों ही चीजें नहीं होती. क्या नहीं होता? ना तो इन रिसीट से गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है. जब मैं बोल रहा हूं कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि लायबिलिटी बढ़ जाती है. रिमेंबर, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लायबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है. या ऐसा भी नहीं लिखना कि लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि सरकार की ऐसी रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी कम होती है और ना ही उसके असेट्स में कमी आती है. ओके, ना ही लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही असेट्स में कमी आती है. सो उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं. सो इसके कुछ एग्जांपल्स. नंबर वन, द टैक्स रिसीट्स. गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है, तो क्या उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है कि हमने 100 रुपये का टैक्स सर यदि सरकार ने किसी व्यक्ति से लिया है तो उसको वापस करना है 100 रुपये? नहीं, इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती. क्या इस 100 रुपये की प्राप्ति से सरकार के असेट्स में कमी आई? ऐसा भी नहीं हुआ. तो दोनों ही चीजें नहीं हुई. तो टैक्स रिसीट्स क्या हैं? दे आर द रेवेन्यू रिसीट्स. नेक्स्ट इज द स्कूल फीस. जो आप स्कूल को फीस पे करते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फीस पे की जाती है, या हॉस्पिटल्स में जो फीस पे की जाती है, या जू या किसी पार्क या किसी म्यूजियम में एंट्री के समय जो फीस पे की जाती है, तो क्या उससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है या उसके असेट्स में कमी आती है? तो दोनों में से कुछ भी नहीं होता. सो ये दोनों भी क्या हैं? रेवेन्यू रिसीट्स हैं. सिमिलरली, गवर्नमेंट यदि लॉ ब्रेकर से, जो कानून तोड़ने वाले हैं, यदि उनसे कुछ फाइन लेती है, तो नेचुरली इससे भी ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही असेट्स कम होते हैं. सो ये भी क्या हुआ? दिस इज आल्सो अ रेवेन्यू रिसीट.
सिमिलरली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यदि उनसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर इकाइयों से सरकार को यदि प्रॉफिट मिलते हैं, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट हैं, क्योंकि इससे भी सरकार की ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही उसके असेट्स बढ़ते हैं। सॉरी, ना ही उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही उसके असेट्स में कमी आती है। सो दीज आर द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड टर्म, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय हम किसे कहते हैं? So capital expenditures are those expenditures of the government which either reduce the liability or create assets of it. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है सरकार का जिससे या तो उसकी लायबिलिटी कम होती है या उसके असेट्स बढ़ते हैं या क्रिएट होते हैं। यानी रिमेंबर, यहाँ पर और शब्द है, ओ आर, इंग्लिश का ओ आर, इट मीन्स के दोनों में से एक चीज होती है। तो यदि किसी भी एक्सपेंडिचर से यदि या तो सरकार की लायबिलिटी कम हुई या फिर उसके असेट्स में वृद्धि होती है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं गवर्नमेंट का। जैसे लोन वापस करना, अगर हमारे देश की सरकार ने किसी दूसरे देश से लोन लिया हुआ है, अगर वो हम वापस करते हैं, पे बैक ऑफ फॉरेन डेट, तो इससे क्या होता है? इट रिड्यूस द लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी पे फर्क डालता है, तो इससे लायबिलिटी कम होती है। तो ये किस प्रकार का? नेचुरली हम पे कर रहे हैं, इट मीन्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग फॉर पेइंग बैक द फॉरेन डेट, सो इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल्स। अगर रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं, उसी कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया जाता है, सो इससे गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फोर्थ टर्म, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर reduce the liability nor create assets of it. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे ना तो उसकी लायबिलिटी कम होती है और ना ही सरकार के असेट्स में कोई इंक्रीज होती है या वृद्धि होती है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर डिक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉर इंक्रीजेस द असेट्स ऑफ इट। सो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, ऐसे कौन से वे हैं जिनसे ना तो उसकी, रिमेंबर ये दोनों चीजें नहीं होती, रेवेन्यू में दोनों चीजें नहीं होती, कैपिटल में सिर्फ दोनों में से एक चीज होती है, ये हमें ध्यान रखना है। सो टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन पर जो खर्च किया जाता है, टैक्स कलेक्शन में जो खर्च किया जाता है, क्योंकि जब टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिस खोलने पड़ेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वहां पर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो नेचुरली टैक्स कलेक्शन के लिए जो खर्च किया जाता है, तो वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टैक्स कलेक्शन नहीं, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नीदर रिड्यूस द लायबिलिटी नॉर क्रिएट्स द असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। देन इज ऐसा एक्सपेंडिचर जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार करती है, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो खर्च किया जाता है, उससे भी ना तो सरकार की लायबिलिटी कम होती है, ना ही उसके असेट्स में वृद्धि होती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। आई होप कि आप लोग इस चारों कंसेप्ट को समझ गए होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक ट्रिक है इसको रिमेंबर करने की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि हम कैसे इसको हम याद रखें। तो हम एक चीज़ याद रख लेते हैं, सिर्फ वन थिंग। क्या याद रखें? कि गवर्नमेंट जो मनी रिसीव होती है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं, उसको ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को जो भी मनी प्राप्त होती है वो डेट से प्राप्त होती है। रिमेंबर, ये मैं कोई आपको चैप्टर का ये कंसेप्ट नहीं है, ये इन कंसेप्ट को याद रखने का तरीका है, शॉर्टकट है इसको याद रखने का, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को जो मुद्रा प्राप्त होती है वो कर्ज से प्राप्त होती है, और कर्ज से क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ती है। और गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो कर्ज उतारने के लिए खर्च करती है। सिर्फ कर्ज का याद रखो कि गवर्नमेंट जो ऋण लेती है और ऋण वापस करती है,
तो ऋण वापस करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है। तो हमने ऋण के बारे में याद रखा कि गवर्नमेंट को मुद्रा प्राप्त होगी ऋण से, गवर्नमेंट व्यय करेगी ऋण उतारने के लिए। तो जब गवर्नमेंट ऋण प्राप्त करेगी तो इससे लायबिलिटी बढ़ेगी, और जब गवर्नमेंट ऋण वापस करेगी तो लायबिलिटी कम होगी। और असेट्स के साथ उल्टा होता है। असेट्स के साथ क्या उल्टा होता है कि अगर लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम होती है तो असेट्स बढ़ते हैं, और अगर लायबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट की तो असेट्स कम होंगे। ठीक है ना? दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जो लायबिलिटी के साथ होता है असेट्स के साथ उसका उल्टा होता है। यानी अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है तो असेट्स कम होंगे, और गवर्नमेंट की अगर लायबिलिटी कम होती है तो असेट्स बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड, दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों, इसमें दोनों में से एक चीज होती है। दोनों जो चेंजेस होते हैं दोनों में से एक चेंज होएगा, या तो असेट्स या लायबिलिटी, दोनों में से एक चीज चेंज होएगी कैपिटल रिसीट में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और दूसरा रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों चीजें होंगी, लायबिलिटी और असेट्स दोनों में ही चेंज नहीं आएगा। दोनों ही में से कोई चीज नहीं होएगी। समझ में आ गया? ये समझ में आपको तब आएगा, इन चीजों का ध्यान रखना, जब आप चारों डेफिनेशन अपने सामने रखोगे। तो मैं चारों डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं, लेट्स ट्राई। कैपिटल रिसीट्स, रिमेंबर ये रिसीट है। रिसीट क्या होती है? रिसीट कैसे प्राप्त होगी? रिसीट प्राप्त होगी गवर्नमेंट को लोन लेने से। जब लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट कम होंगे। तो रिसीट है, रिमेंबर रिसीट प्राप्ति है, तो प्राप्ति ऋण लेने से गवर्नमेंट को मुद्रा प्राप्त होगी। तो ऐसा ऋण लेने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट उसका उल्टा होगा, यानी असेट कम हो जाएंगे। तो कैपिटल रिसीट में क्या होगा? ईदर इंक्रीजेस लायबिलिटी और रिड्यूस असेट। तो आपने सरकार इसके साथ जोड़ देना है शब्द, तो ये आपकी कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन बन जाती है कि कैपिटल रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट्स होती हैं जिनसे या तो दोनों में से एक चीज होगी, ईदर या तो उसकी लायबिलिटी बढ़ती है या उसके असेट्स कम होते हैं। ठीक है? अब अगर हमें रेवेन्यू रिसीट करना है तो रिसीट में वही दो चीजें रहेंगी, इंक्रीजेस लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट। लेकिन ईदर की जगह, ईदर और की जगह यहां पर नीदर नॉर लग जाएगा, यानी या तो की जगह ना तो हो जाएगा। हिंदी में कैपिटल में हम लगाते हैं या तो, कि या तो लायबिलिटी बढ़ती है या फिर असेट कम होते हैं, जबकि रेवेन्यू डिफाइन करते समय हम करेंगे ना तो और ना ही। तो रेवेन्यू रिसीट, अगेन रिसीट है, रिसीट में लायबिलिटी का बढ़ना और असेट्स का कम होना ये तो श्योर है। लेकिन ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में ना वर्ड लगेगा दोनों में, तो ना तो यहां पर लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही असेट्स कम होते हैं। थर्ड टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर सरकार कैसे करेगी? ऋण वापस करके। ऋण वापस करेगी तो लायबिलिटी कम होगी और असेट्स उसका उल्टा, यानी असेट्स बढ़ेंगे। तो रिमेंबर एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी का बढ़ना और असेट्स का कम होना तो रहेगा। अब कैपिटल और रेवेन्यू डिफाइन करते समय कैपिटल में लगा दो ईदर और रेवेन्यू में लगा दो नीदर नॉर, यानी कैपिटल में दोनों में से एक चीज होगी और रेवेन्यू में दोनों में से कोई चीज नहीं होगी। लेकिन जो शब्द हैं वो यही रहेंगे, लायबिलिटी का कम होना और असेट्स का बढ़ना, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर सरकार ऋण वापस करके करती है तो लायबिलिटी इससे कम होती है और असेट्स बढ़ते हैं। असेट्स क्या होंगे? उसका उल्टा, यानी असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, ये तो श्योर उतना वही रहेगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे उसकी लायबिलिटी या तो लायबिलिटी कम होती है या असेट्स बढ़ते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे ना तो उसकी लायबिलिटी कम होती है और ना ही उसके असेट्स बढ़ते हैं। ओके, सो ये जब चारों डेफिनेशन अपने सामने रखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। चारों डेफिनेशन लिख के अपने सामने रखो, और जो ये दोनों स्लाइड्स, ये वाली और पीछे वाली, दोनों दोबारा देखो और फिर इनको समझने की कोशिश करो।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका आधा चैप्टर समझ में आ गया समझो। इसको ट्राई करते हैं, पहले आप इसको समझने की कोशिश करो, इसको याद कीजिए, फिर आप आगे की स्लाइड्स देखिएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो यहाँ तक, और इसके बाद ही हम आगे की स्लाइड्स तभी आप देखना, क्योंकि आगे मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सो हमने जो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा इनको कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम तो ये देखना है कि रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, फिर हमने देखना है कि उसके असेट और लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप रिसीट और एक्सपेंडिचर में पहले से ही लिख के रख लें कि असेट्स का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना या दोनों का ना होना। तो इस तरह करके आप शॉर्ट में उनकी डेफिनेशन सामने रखें जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स की कंस्ट्रक्शन या रोड्स की कंस्ट्रक्शन, ये एक्सपेंडिचर है, रिसीट है? यस, इट इज एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन में खर्च किया जाता है। तो ये किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है? इससे असेट्स गवर्नमेंट के बढ़ते हैं। तो असेट्स जिससे बढ़ते हैं तो नेचुरली वो क्या हुआ? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये कौन सा, किस चीज का एग्जांपल है? सो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिकॉज दे क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इसका कारण क्या है, क्यों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं? क्योंकि इनसे गवर्नमेंट के असेट्स में वृद्धि होती है। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार के वो एक्सपेंडिचर जिनसे या तो उसके असेट्स बढ़ें या लायबिलिटी कम हो, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो डैम्स और रोड की कंस्ट्रक्शन से गवर्नमेंट के असेट्स में वृद्धि होती है। दूसरा, टेक अनदर एग्जांपल, स्कूल फीस। सरकार को जो स्कूल फीस प्राप्त होती है, तो ये प्राप्ति है नेचुरली। स्कूल फीस इज द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये किस प्रकार की रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है? क्या स्कूल फीस प्राप्त होने से गवर्नमेंट की, क्योंकि प्राप्ति है, तो प्राप्ति कब होगी? प्राप्ति लोन लेने से। लोन लेने से यानी असेट्स, लायबिलिटी में वृद्धि और असेट्स में कमी। तो क्या इससे लायबिलिटी में वृद्धि होती है या असेट्स में कमी आती है? नहीं, स्कूल फीस प्राप्त होने से दोनों में से कुछ भी नहीं होता। सो ये किस प्रकार की है? सो स्कूल फीस, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट नॉर इट रिड्यूसेस एन असेट ऑफ इट। ओके, सो ये इसका कारण है कि इससे ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही उसके असेट्स में कमी आती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चालान हो रहा है, यानी जो कानून को तोड़ते हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट फाइन वसूलती है, ये नेचुरली रिसीट है, एक्सपेंडिचर है? यस, इट इज अ रिसीट। गुड। सो ये किस प्रकार की रिसीट है? रिसीट है मींस गवर्नमेंट को रिसीट अगेन कैसे प्राप्त होगी? लोन से। लोन से क्या होता है? रिसीट में क्या होगा? या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एक्सपेंडिचर या एसेट कम होंगे। तो क्या इससे लायबिलिटी बढ़ती है या असेट कम होते हैं? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं होता। सो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट नॉट इट रिड्यूसेस असेट ऑफ इट। अब नेक्स्ट मैं आपने खुद ही पढ़ना है इसको। नेक्स्ट इज द, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सपोज एयर इंडिया के जहाज़ों के बेड़े में सरकार 10 जहाज और ऐड करती है, यानी इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है या रिसीट है? यस, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर। और इससे क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट के असेट्स में वृद्धि हुई। तो ये किस प्रकार का एक्सपेंडिचर हुआ? सो इट इज़ अ capital expenditure of the government because it create an asset for the government. Next, expenditure on subsidies. अगर सरकार सब्सिडीज पर खर्च करती है तो सब्सिडीज कौन सा हुआ? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू आर राइट, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कारण क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? तो कारण हम कैसे देखेंगे? एक्सपेंडिचर देखेंगे। तो एक्सपेंडिचर से क्या होता है? एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी कम होती है और असेट्स बढ़ते हैं। लेकिन ये क्योंकि रेवेन्यू है तो ना तो लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही असेट्स कम होते हैं, ये इसका कारण हो गया।
तो सब्सिडी इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट नीदर क्रिएट एनी एसेट और नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फॉरेन डेट, यदि सरकार विदेशों से ऋण लेती है, टेकिंग लोन फ्रॉम द अब्रॉड, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से यदि लोन लिया जाता है तो यस यू आर राइट, इट इज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है। सो इट इज अ कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सरकार किसी दूसरे देश को ऋण देती है, गिविंग लोन टू अदर कंट्रीज, हमारे देश की सरकार नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को लोन देती है वहाँ के डेवलपमेंट कामों के लिए। तो अगर सरकार दूसरे देशों को लोन देती है, मंगोलिया को हमने 2-3 साल पहले लोन दिया था, तो लोन देने से क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर है। तो जब ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या होना चाहिए, यस यू आर राइट, एक्सपेंडिचर करने से असेट्स में वृद्धि और लायबिलिटी में कमी आनी चाहिए। तो क्या इससे असेट्स में वृद्धि हुई या लायबिलिटी में कमी आई? नहीं बता पा रहे? यस, सम ऑफ यू हैव आंसर्ड। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ, हमारे देश के असेट्स में वृद्धि हुई। किसी को लोन देना असेट्स में वृद्धि होता है। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स के असेट्स में वृद्धि होती है, इट इंक्रीजेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट के असेट्स में वृद्धि होगी। इट इज इजी, सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, पे बैक ऑफ फॉरेन लोन्स, यदि विदेशी ऋण वापस किए जाते हैं, यस यू आर राइट, लायबिलिटी कम हो रही है, तो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर ये, so it is a capital expenditure because it reduces the liability of the government. Then is the expenditure on tax collection expenditure, yes अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको। so it is a revenue expenditure of the government, क्यों, क्योंकि it neither create any asset nor reduces the liability of the government। रेवेन्यू के साथ दोनों चीजें नहीं होंगी और कैपिटल के साथ दोनों में से एक चीज होगी, जो एक चीज होगी वो आपने उसका लिखना है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन, यदि फॉरेन लोन वापस किया जाता है तो लायबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर सिर्फ ब्याज वापस किया गया है तो लोन की लायबिलिटी तो उतनी की उतनी ही है, ठीक है ना। तो अगर इंटरेस्ट वापस किया जाता है तो उससे लायबिलिटी कम नहीं होती और ना ही असेट्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मान लो 100 रुपये लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर 10% ब्याज है, यानी 10 रुपये उसके ऊपर ब्याज है, तो आपकी लायबिलिटी 100 रुपीज़ है बिकॉज यू हैव टेकन द लोन ऑफ 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप 10 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करते हो तो आपकी लायबिलिटी 100 की 100 ही है। ओके, सो इंटरेस्ट पे करने से लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी लायबिलिटी आपकी कम नहीं हुई इंटरेस्ट वापस करने से। सो यदि सिर्फ इंटरेस्ट वापस किया जाता है, मान लो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं भरी जाती, तो सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो इससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है, ना ही उसके असेट्स में वृद्धि होती है, और इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली यदि दूसरे देशों से हमें लोन वापस मिलता है, दूसरे देशों को ऋण दिया जाता है, तो वो हमारा एसेट है। ओके, और यदि हमें लोन का कुछ हिस्सा वापस मिल गया तो हमारे असेट में क्या हुई, कमी आ गई। तो ये रिसीट है और इससे असेट में कमी आई है, तो ये कौन सी रिसीट हुई, यस यू आर राइट, कैपिटल रिसीट। सो अगर लोन दिया हुआ लोन सरकार को वापस मिलता है, सरकार ने भूटान को लोन दिया हुआ है और भूटान उसमें से कुछ पैसा वापस कर देता है, तो ये सरकार की कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के असेट्स में कमी आती है। देन इज रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अदर कंट्रीज, अगर हमने नेपाल को लोन दिया हुआ है और नेपाल सिर्फ उसका ब्याज वापस करता है, तो अगेन ब्याज वापस करने से हमारे असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
अगर हमने 100 रुपये का लोन नेपाल को दिया हुआ है तो हमारे असेट हैं 100 रुपीज़। लेकिन अगर एक 10% ब्याज है, अगर नेपाल सिर्फ 10 रुपये वापस करता है तो हमारा जो असेट है 100 रुपीज़ वो 100 के 100 ही हैं। असेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो असेट कम नहीं हुए और ना ही लायबिलिटी बढ़ी। तो ये एक रेवेन्यू रिसीट है। इट इज़ अ revenue receipt of the government because it neither create a liability to the government nor it reduces an asset of it. Similarly, expenditure on a midday meal या old age pension, it is a revenue receipt, revenue expenditure, sorry, you are right, it is a revenue expenditure. कारण क्या है revenue expenditure का? डेफिनेशन में देखो कारण क्या है। यस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे ना तो सरकार के असेट्स बढ़े और ना ही उसकी लायबिलिटी कम हुई। इट नीदर क्रिएट्स एनी असेट और नॉट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो हेयर वी stop this lecture. So assignment for you is, what is revenue expenditure, give two examples. What is capital expenditure, give two examples. What is revenue receipts, give two example. What is capital receipts, give two examples of it. Or classify all expenditure and receipts of the government in the slides by assigning reason. जितने मैंने एग्जाम्पल आपको स्लाइड में दिए वो सारे के सारे आप लिखेंगे और वो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर या किस प्रकार की रिसीट है गवर्नमेंट की, और उसका कारण भी लिखेंगे कि वो ऐसा क्यों है। अगर आप चाहें तो इसको याद रखने का तरीका भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई। रिमेंबर, वो ट्रिक सिर्फ आपके याद रखने के लिए है, वो चैप्टर का हिस्सा नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं है। वो आप कैसे याद रख सकते हैं इन चारों कंसेप्ट को, उसको याद रखने का वो तरीका है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, मैसेज कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन थ्रू द मैसेज। तो आप ये असाइनमेंट जल्दी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।